अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नाहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 6 पर मौजूद है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का इस चैप्टर के अंदर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। आप पिछले 5 साल पेपर्स निकालें, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंपलसरी, जैसे एक चीज़ कंपलसरी होती है उसी तरह ये सवाल भी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। गुलबर्ग एंड वेज इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। ये जो हमारे पास सबसे पहले दो नाम हैं, गुलबर्ग एंड वेज, ये दोनों क्या हैं? जिन्होंने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था इन 1869 के अंदर ये लॉ हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। तो आपने ये दोनों चीज़ें जो है ये याद रखनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। आपने ये दोनों नाम और ये लॉ कब इंट्रोड्यूस कराया गया, ये सन, आपने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। सो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ऐसा रेट जब सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है। अब सब्सटेंस क्या होती है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ जिसने रिएक्ट करना हो आगे, यानी ऐसी चीज़ जो रिएक्टेंट्स के तौर पर हमारे पास मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस। वो क्या है? एक्टिव मैसेस के इक्वल हो, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर तो सब्सटेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास एक्टिव मैस भी इंक्रीज़ होगा। अगर तो सब्सटेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास एक्टिव मैस भी डिक्रीज़ होगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर बात यह है कि हमारे पास जो सब्सटेंस था उसका मतलब है कि चीज़ जो है वो रिएक्ट कर रही है, यानी जो चीज़ रिएक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट उन्होंने जो फ्रेज़ की हुई है लाइन, उसमें हमें बताया हुआ है कि ऐसा रिएक्शन जो कि प्रोडक्ट, जो एक्टिव मैसेस का प्रोडक्ट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो उस लॉ को हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। यानी कि पहला रेट जब सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेस के, देन जो रिएक्शन का रेट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेस के इक्वल होगा, तो वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन कहलाएगा। Generally, an active mass is considered as the molar concentration having units of mole per decimeter cube expressed as square brackets। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि एक्टिव मास जो है उसका जो यूनिट है, मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स से एक्सप्रेस करते हैं। यानी जब भी हम एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके साइड पे लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो डिनोट करेगी कि हम लोग एक्टिव मासेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक्टिव मासेस के यूनिट की बात करें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो एक्टिव मासेस का यूनिट है। सो आपने इस को भी बहुत ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो हमारे पास यूनिट दिया गया है, ये हमारे आगे बहुत से जो ऐसे सवालात होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। और काफ़ी क्वेश्चंस भी इस तरह की होती हैं जिसमें हमने यूनिट्स निकालने होते हैं, और यूनिट्स को निकालने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है, और यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। सो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, कंसीडर फॉर एग्जाम्पल अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइम
पेज नंबर 7 स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिखी हुई है A + B KF KR दरमियान में डबल एरो C + D। सो अब हम लोग यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बताते जाएं कि A + B आर द रिएक्टेंट्स, KF एंड KR आर द प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट्स, यानी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। जो KF है वो स्टैंड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, KR जो है वो स्टैंड कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन के लिए, और C + D जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses and the rate of reaction which is directly proportional to the product of active masses. So A plus B are the reactants, KF and KR are the proportionality constants of forward and reverse reaction, जबकि C plus D जो हैं वो हमारे पास products हैं. Suppose A, B, C and D are the molar concentration having mole per decimeter cube unit of A, B, C and D respectively. सो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन दी गई है उसमें हमारे पास सिंपल A + B C + D लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है। जब हम लोगों ने सपोज की बात की तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जो एक्टिव मैसेस हैं उनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स और मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको एक्सप्रेस्ड इन्हीं से ही किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, पहले तो उन्होंने सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन की जो टाइप है वो बता दी कि रिएक्शन किस तरह बनता है। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको पहले बहुत से लेक्चर्स में इस तरह बताया हुआ है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन तक तो आपको समझ आ गई होगी। आगे जब हम लोगों ने इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होगा। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, B। अब जो है हम स्टार्ट करें अपनी इक्वेशन को। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, B। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट को लगाना होता है। सो हमने ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जो हम लोगों के पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मौजूद है वो है KF। सो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको ख़त्म करने के लिए KF को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू KF A और B क्लोज ब्रैकेट्स। ये हमारे पास क्या हो गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता चल गया। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की मैंने आपको बात की थी कि जो रिएक्शन जो है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा वो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग लेफ़्ट की बात करें तो A + B हमारे पास लेफ़्ट पे मौजूद है। सो A and B आर द फॉरवर्ड रिएक्शन लाइक सिम्बल्स, while the rate of reverse reaction is directly proportional to C and D। सो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शंस का भी आपको बताया था कि रिवर्स रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं राइट टू लेफ़्ट। तो राइट पे हमारे पास मौजूद है C + D, तो C + D जो है इसलिए हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी जो हैं वो कांस्टेंट को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे लाइक द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू KR C and D स्क्वायर ब्रैकेट्स, where KF and KR are the proportionality constants called specific rate constant of forward and reverse reaction respectively। अब मैंने ऊपर पहले ही आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की जो टाइप है इक्वेशन है उसमें मैंने आपको बताया कि KF और KR जो हैं वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैं जो इसको डिनोट कर रहे हैं। सो हमें अब ये पता चल गया KF और KR जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैं जिनको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी कि किसी चीज़ में बैलेंस का आ जाना वो इक्विलिब्रियम कहलाता है, इक्वलिटी का आ जाना इक्विलिब्रियम कहलाता है। सो ऊपर हम लोगों ने फॉरवर्ड रिएक्शन को लिखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, B एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। सो अब हम लोग इनको एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनके लगाए थे उनको हम एक दूसरे के इक्वल करेंगे। देन KF ब्रैकेट A एंड B इज़ इक्वल टू KR ब्रैकेट C एंड D। सो अब आप देखें, अगर हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ करें यानी उनको देखें तो हमारे पास KF/KR
यानी जो के आर है वो हमारे पास यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि एक दूसरे के सामने वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास वो डिवीजन में आ जाएगा। इस इक्वल टू सी डी जो है हमारे पास वो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास के आर के साथ मौजूद है, तो जैसे के आर के साथ सी डी है तो मतलब उस साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा उससे, और जो है के एफ़ की तरह जो ए बी है वो भी नीचे, यानी कि इनकी जो वो प्लेसमेंट्स हैं वो हम लोग इन्वर्स कर देंगे। के एफ़ इज़ इक्वल टू के एफ़ बाई के आर इज़ इक्वल टू सी डी बाई ए बी, वेयर के सी इज़ इक्वल टू के एफ़ और के आर। अब जो के ई है ना हमारे पास, यानी के सी जो हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो दोनों रिएक्शंस हैं उनको इक्वल कर दिया है, तो जब हम लोग इक्वल करेंगे तो के सी जो होगा वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। पहले जब हम लोगों ने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बात की थी तो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स अलग अलग थे, के एफ़ था और के आर था। जब हमने इनको इक्विलिब्रियम की स्टेट में रखा, यानी उनको इक्वल कर दिया, देन हमारे पास जो कांस्टेंट हुआ वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाया, जिसको हमने के सी से रिप्रेजेंट किया। सो के एफ़ और के आर को हम लोग एज अ होल डिनोट करेंगे, तो के एफ़ बाई के आर की जो वैल्यू है वो के सी से रिप्रेजेंट हो जाएगी, के सी इज इक्वल सी डी और ए बी। लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी तरह हमारे पास जो होगा लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो ऐसे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेगा जिसमें एक्टिव मैसेज जो हैं रिएक्टेंट्स, के जो एक्टिव मैसेज हैं और प्रोडक्ट्स और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनका एक रिलेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास थे ए बी, प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास सी डी था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वो हमारे पास के सी था। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने बाद में बनाया था जब हम लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दी, तब हमने के सी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। जबकि उससे पहले हमारे पास दो कांस्टेंट्स मौजूद थे, एक था के एफ़ और के आर। के एफ़ जो था वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड के आर जो था वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था फॉर रिवर्स रिएक्शंस। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन किस तरह एक दूसरे से बैलेंस हुए। हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। हमने इम्प्लीमेंट किया किस तरह, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, देन हमने उनके प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स को एक दूसरे के इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद हम लोगों ने उनकी इक्वेशंस को बैलेंस किया, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को एक दूसरे के इक्वल करके हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से इवेल्युएट किया जो कि हमारे पास के सी आया। देन जो के सी है वो हमारे पास एक ओवरऑल रिलेशनशिप बता रहा है, जो कि रिलेशनशिप है एक्टिव मैसेज यानी रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्टिव मैसेज के दरमियान। सो हम लोगों ने जो अभी एक चीज़ जो डिस्कस की यहाँ पर, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। और हमारे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जबकि जो इनके जो जिसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, लॉ ऑफ मास एक्शन का जो फाउंडर था, तो उसको अगर हम लोग देखें तो उसका नाम जो है वो एज ए MCQs, और जिस सन में वो ये इंट्रोड्यूस कराया गया वो भी एज ए MCQs। और अगर इसको एज अ होल देखा जाए तो हमारे पास ये जो पूरे का पूरा एक टॉपिक है ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम्स में 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सो हमारा जो हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को तो स्टडी कर लिया, उसके बाद हमारे पास जो है वो डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, यानी कि इसमें हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को एज अ जनरल रिएक्शन जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह आती हैं। जैसे कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में काफ़ी टर्म्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी, तो उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे पास एक्टिव मैसेज मौजूद है उनकी पावर का यूज़ करना है। सो लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी कि अब मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको एज अ पावर यूज़ करना है। सो स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल रिएक्शन, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी।
तो ये हमारे पास हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं वो हमारे जो हैं पार यहाँ पर हैं हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the molar concentration of this reactants raised to the power equal to their number of moles in a balanced chemical equation of the reactions। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले जैसा कि बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो प्रोपोर्शनैलिटी साइंस हैं उनको हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को एज आ जनरल रिएक्शन हम लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। सो लेट अस डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स वेयर एस ए एंड बी आर देयर नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल ए स्मॉल बी जो है वो हमारे पास इनकी पार यूज़ होंगी। सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इज इक्वल टू आर एफ। अब आर एफ यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास जो है कांस्टेंट है। सो हम लोग अगर इसको एज अ होल जनरल रिएक्शन में देखें तो जो हमारे पास आर है वो हमारे पास जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। स्क्वायर ब्रैकेट्स ए और बी जो है वो हम लोगों की यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो ऐसा पार यूज़ होगी, ऐसा मोल नंबर्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल उनको जो स्मॉल ए स्मॉल बी होगा उनको आपने ब्रैकेट के ऊपर उनकी पार बना के लिख देना है। सो आर एफ इज़ इक्वल टू के आर। अब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको फिनिश करने के लिए हम लोग के एफ लगाते हैं, क्योंकि के एफ जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। सो आर एफ इज़ इक्वल टू के आर ए एंड बी। तो ए और बी जो स्मॉल में हैं वो हमारे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, वाइल जो ए एंड बी इटसेल्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हैं वो हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स। where Kf is the constant rate of forward reaction. Similarly the rate of reverse reaction, जिस तरह हम लोगों ने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की कि हम लोगों ने सिंपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना था ए एंड बी के, सेम उसी तरह हम लोगों ने प्रोसेस को रिपीट करना है और हम लोग रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाएंगे। सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी डी। सी जो कैपिटल सी और डी हैं वो हमारे पास जो एक्टिव मैसेज हैं, जबकि सी एंड डी आर द नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास स्मॉल लेटर्स में मौजूद हैं। थस आर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डी। आर आर इज़ इक्वल टू के आर सी एंड डी। सो अब आपको यहाँ पर भी समझ आ गई होगी, जिस तरह हम लोगों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमने बैलेंस किया उसी तरह सेम हमने रिवर्स डायरेक्शन को भी करना है। देन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन को दोनों के एक दूसरे के इक्वल करना है। तो जब हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन को इक्वल करेंगे तो आर एफ इज़ इक्वल टू आर आर। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ आर एफ एंड आर आर, तो हम लोगों ने जैसे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट अलग से हमने मतलब जो हमारे पास एक टर्म आई, एक हमारे पास इक्वेशन आई इज़ इक्वल टू के एफ ए एंड बी के आर सी एंड डी, तो हमने इनको इनके इक्वल कर लेना है। देन सेम जैसे हम लोगों ने पहले लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोगों ने लाइक उसके जो सिंपल रिएक्शन हम लोगों ने किया था, जो उसमें आपने टर्म्स की थी वही सेम आपने इसमें करनी है। सिंपल आर एफ और आर आर जो होंगे वो आपने इक्वल कर लेने हैं। के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी डी। So by taking the constants on one side and variable on the other side of the equation, the above equation becomes, so हमारे पास अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक इक्वेशन जो इवेल्यूएट की थी के एफ बाई के आर इज़ इक्वल टू सी और स्मॉल सी है हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऊपर, तो सी डी बाई ए बी। सो अब हम लोग के एफ और के आर को एज अ होल देखें तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो के सी था। सो अब हम लोग एज अ होल रिएक्शन को के सी से रिप्रेजेंट करेंगे। के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के आर इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हम लोगों ने यहाँ पर जनरल रिएक्शन को सॉल्व किया। जनरल रिएक्शन जो था वो हमारे पास सिंपल एज इट इज़ सेम हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के सिंपल रिएक्शन की तरह था, लेकिन हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ किया और वहाँ पर हम लोग सिंपल जो है के एफ और के आर को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते थे, लेकिन जनरल रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने के एफ और के आर के बजाय रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आर एफ और आर आर का यूज़ किया। और हमारे पास यहाँ पर भी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड पे मौजूद था वो के सी ही था, क्योंकि के सी जो है वो एज अ होल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस।
सो अब हम लोग अपने इस फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का जो यूनिट था उसको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर एक जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उनके अंदर हम लोग कोट करेंगे। दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और द रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म सच एज when nitrogen reacts with oxygen to form nitrogen monoxide the reversible reaction is as follows। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल की थी, सेम उसी तरह आपने रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्मेशन करनी है, जिसमें हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होंगे और वो एक प्रोडक्ट बना देगा। प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हमारे पास जो है वो सिंपल गैसेस मौजूद हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो मौजूद हैं। जब वो रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो अगर हम लोग इस वैल्यू के अपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट का यूज़ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशंस बनते हैं, जैसा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू KF। जो हमारे पास, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट मूव करता है। सो RF इज इक्वल टू KF NO। सो ये हमारे पास जो थे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव करता है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स मौजूद थे वो हमारे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल, और जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी वो हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन के इक्वल। सो हमारे पास यहाँ पर एज अ होल वैल्यू जो थी वो 2 थी। तो जिस तरह हमारे पास जो 2 वो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू लगी हुई थी, यानी कि वेरिएबल था 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सो इसी तरह जो हमारे पास वो 2 था यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी पार बन गया। देन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर उसके अंदर एक्सप्रेशन बनाया, उसका रिएक्शन बनाया। तो एज अ होल KC इज इक्वल टू जो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था वो ऑन मतलब ब्रैकेट्स, यानी जो बाई की वैल्यू थी उससे ऊपर NO ब्रैकेट क्लोज टू बाय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यूज़ जो हैं रिएक्टेंट्स हमारे पास नीचे, प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर, तो हमारे पास ये जो है ये रिएक्शन बन जाएगा। फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नाइट्रोजन एंड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है इस रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जो है उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। फॉर द रिएक्शन, अब सेम जैसे हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में किया कि हम लोगों ने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को इक्वल किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, देन हमने KF को जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे वो हमने लिखे, देन उसका जो प्रोडक्ट था वो हमने लिखा, फिर हमने उसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज KC इज इक्वल टू अमोनिया, जो हमारे पास बना था NH3 बाय नाइट्रोजन हाइड्रोजन। सो अब यहाँ पर आपने देखा होगा 2 3 जो है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पार लिखी हुई हैं, तो वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की तादाद थी, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन गैस से, जो 3 है वो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो ब्रैकेट के ऊपर हम लोग शो करेंगे। जबकि जो अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है हमारे पास अमोनिया गैस है, तो जो 2 है वो हमारे पास यहाँ पर जो है बन जाएगा लाइक हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है जो कि वहाँ पर जाके जब हम लोग इसको एक्टिव मैसेज में कन्वर्ट यानी लॉ ऑफ मैस एक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को, इसका नंबर ऑफ़ मोल्स काउंट करेंगे। सो हम लोग जिस तरह स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सो सेम हम लोग सिंपल इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर लाइक इसकी एज अ पार्ट इसको डिनोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अब देखा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ मैस एक्शन की पूरी टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। पहले हम लोगों ने सिंपल लॉ ऑफ मैस एक्शन को स्टडी किया, देन हमने ये भी देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, तो हम लोग किस तरह इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका डिराइव कर सकते हैं। देन हमने उसकी जनरल रिएक्शन के थ्रू, उसकी डेरिवेशन के थ्रू भी हम लोगों को यही प्रूव हुआ कि जो KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शंस। सो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। सो हम लोग कल अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे।